सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं मुस्कान में। मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। राज, आजकल तुम बहुत दुबले होते जा रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा चार्म कम हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं ना कि तुम जिनके साथ खड़े हो ना, वो बहुत कितना खाती है और इतनी मोटी वेशनल बातें करती है। ओके। मैंने कहा कितना खाती, मतलब क्या क्या खाती हो? ऐसे नॉर्मली पूछा कितना खाती हो, ताकि इतनी मोटिवेशनल बातें कैसे करती हो, ये मेरा मतलब था। वैसे अगर तुम खाते वक्त अपने खाने पे ज्यादा ध्यान दोगे तो थोड़ी तुम्हारी हेल्थ बन जाएगी। अरे मैं अपने खाने पे ध्यान दे रहा था, लेकिन मुझे खाना मिलता नहीं आजकल। जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर अमृत जैसी मुस्कुराहट बनाए रखे अपनी पत्नी के सामने उसे पति देव कहते हैं। क्या बात है, तो क्या मैंने बात मंत्र अपनाया है क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का। बस सुबह सुबह चेहरा देख लेता हूँ और समझ में आता है मेरा दिन कैसा जाने वाला है। इसलिए कहते हैं एक नारी सब पे भारी। Absolutely. Wife means without information fight every time, according to me. ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आपने कहा ना एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे आपने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया, क्या हर इंसान अपने इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेता है? तो क्यों ना आज इसी टॉपिक पे बात किया जाए और अपने एपिसोड को आगे बढ़ाया जाए कि हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म इन योर लाइफ। तो आज हमारे साथ है मानसी अम्बलानी जी। शी इज अ वेरी गुड होम मेकर और उसी के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी ऑथर भी है। वेलकम मैम। और हमारे साथ है आज अक्षिता जी। शी इज अ टीचर। वेलकम मैम। थैंक यू। और मेरी दाहिनी ओर है हमेशा की तरह बीके रितु ठक्कर जी, जो कि हमें राज योगा से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं वो बताएंगी। एंड देन वी हैव गौरी दास जी। शी इज हेडिंग द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोपियन बैंक। वेलकम मैम। थैंक यू। तो हमेशा की तरह शो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारी रिसर्च टीम क्या कहती है। आमतौर पर देखा गया है कि हम अपने करीबी रिश्तों से बहुत प्यार करते हैं। उनके बिना जीना हमें बहुत मुश्किल भी लगता है। एक मजबूत रिश्ते की नींव है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और थॉटफुलनेस। रिश्ते में प्यार और विश्वास होता है, वहां कहीं कभी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन रिश्ते को बुरा असर भी देता है। हमें लगता है कि हमारा सामने वाले पर बहुत हक है और उसी हक से हम कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचा करके हमें कोई मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। हमेशा प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करें जो हर किसी को एक पॉजिटिव वे आउट मिले। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है खुद और दूसरों की भावनाओं को समझना। सोशल इंटेलिजेंस है इस समाज को समझना, उस अनुरूप उसे परिवर्तित करना। ये स्किल भी तभी डेवलप होगा जब आप लोगों से मिलते हैं, उन्हें जानते हैं, सक्सेस और फेलियर को फेस करते हैं, सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग स्थितियों में होता है और इसके अनुभव से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को समझने और क्रिटिसिज्म को हैंडल करने की कला विकसित होती है। तो आप लोगों ने देखा। अब सबसे पहले मेरा सवाल जाएगा गौरी दास जी के पास। गौरी जी, आपने बेसिकली छोटी जगह से आए हैं और इतने बड़े पोस्ट को आप हैंडल कर रही हैं, तो आई एम श्योर आपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा। जैसा कि हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी वहाँ नहीं बोली जाती थी जहाँ आप रहती थी, और अचानक एक माहौल में जहाँ अंग्रेज़ी बहुत बोलनी पड़ती है, बिल्कुल कल्चर ही अलग है। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगी कि आपने उस क्रिटिसिज्म को कैसे देखा और क्या क्या हुआ आपके साथ? बट इससे पहले आप अपना जवाब दें, हम जानते हैं आपकी जर्नी आज तक की। गौरी दास एक एक्सेप्शनल एचआर लीडर हैं जो अपने क्षेत्र में कमाल की सफलता पा चुकी हैं।
वो एक प्रसिद्ध टेडेक्स स्पीकर और पॉसिबिलिटेरियन माइंडसेट समर्थक भी हैं। छोटे से गांव से आने के बावजूद गौरी जी की यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्पीकर और ट्रेनर बनने तक सचमुच प्रेरणा देने वाली है। आप एक यूरोपियन बैंक की वाइस प्रेसिडेंट HR भी हैं। गौरी को लोगों को उनकी अनंत संभावनाओं को जानने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने पर गर्व है। आपका नाम ग्लोबल HR लिस्ट में 10 इम्पोर्टेंट विमेन लीडर्स में आता है। इतना ही नहीं, आपको इंडिया का टॉप HR माइंड माना गया है। आपका स्टोरी टेलिंग और एग्जाम्पल्स के साथ ऑडियंस से जुड़ना ही आपको एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर बनाता है। तो हमें बचपन से बताया जाता है लोग क्या कहेंगे, और उसी की वजह से हम कंडीशनड हो जाते हैं कि कुछ भी हम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमारा ध्यान यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, और इसलिए हम अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं और हम फोकस करने लगते हैं दूसरों के थॉट प्रोसेस पे। वैसे बोला जाता है कि खाना अपने हिसाब से खाओ और कपड़े दूसरे के हिसाब से पहनो। सो आई थिंक हम लाइफ में यही सोच के चलते हैं कि खाने के अलावा हर कुछ शुड बी काइंड ऑफ वैलिडेटेड और सर्टिफाइड बाय अदर्स। सो मेरा भी ऐसा ही थॉट प्रोसेस था, और ये कॉलेज के दिनों की बात है। सो आई वॉज अराउंड 18 ईयर्स, फर्स्ट सेमेस्टर था इंजीनियरिंग का, और एक पेपर होता था ड्राइंग का विच इज़ कॉल्ड एज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और इसी वजह से मैंने बायो छोड़ के साइंस लिया, बिकॉज उन दिनों में अगर आप अच्छा पढ़ते थे तो या तो आप इंजीनियर बनोगे या आप डॉक्टर बनोगे। तो मैंने इंजीनियरिंग लिया बिकॉज मैं दूर रहना चाहती थी ड्राइंग से, लेकिन इट्स सो हैपेंड कि वो मेरे ऊपर आ गया इस पेपर के फॉर्म में। और ईडी में आपको देखना होता है व्यूज, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाती थी। सो ये है हमारा पहला क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और पूरी क्लास भरी हुई है। देयर आर 75 स्टूडेंट्स। एक प्रोफेसर है, वेरी यंग प्रोफेसर। सो उन्होंने कुछ बोला, एक सिंपल सा वो शीट होती है बड़ा बड़ा, उस पर बना के देने के लिए। तो मैंने बनाया और फिर मैंने सबमिट किया, और उसमें मैंने कई बार इरेज किया बिकॉज ड्राइंग से मुझे डर लगता था। और मैं उनके पास लेकर गई एंड मैंने बोला ये मेरा सबमिशन है। ही लुक्ड एट इट, ही लुक्ड एट मी, अगेन ही लुक्ड एट इट। और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। ही सेड दिस इज वर्स्ट ड्राइंग दैट आई हैव एवर सीन, हाउ विल यू पास? एंड आई वॉज लाइक, वैसे ही प्रॉब्लम था, मुझे कुछ आता नहीं था और अब तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब एक टीचर से ये आया तो मुझे लगा जो उन्होंने कहा वो हमेशा सही होगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि चीज़ें बदल जाती हैं। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, जब उन्होंने इस तरीके से मुझे कहा तो मैंने किसी और प्रोफेसर को भी अप्रोच किया एंड आई टोल्ड हिम दिस इज़ माई शीट, दिस इज़ हाउ आई ड्रॉ। और मुझे सर ने बताया है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, उन्होंने इतनी गंदी ड्राइंग कभी देखी नहीं है। एंड द स्टेटमेंट ही मेड uplifted me like anything. He told me, किसने तुम्हें बोला कि ईडी पास करने के लिए ड्राइंग चाहिए? You don't have to draw well. What you have to do is you have to look and present it on the sheet. So कितना फर्क हो जाता है जब आप क्रिटिसिज्म के फॉर्म में जाते हैं और जब आप सपोर्ट करने के फॉर्म में जाते हैं। So इसीलिए मैंने हमेशा लाइफ में अपना मंत्रा बनाया है कि समझो सबसे। मैं फीडबैक भी कंटिन्यूसली लेती हूँ, लेकिन डू नॉट टेक इट अनलेस यू एक्चुअली फिल्टर इट आउट, क्योंकि हमें अपना जजमेंट पता होता है। सो इफ़ यू आर टेकिंग व्यू ऑन समथिंग, एक ही पर्सन के पास मत जाओ, यू गो टू मल्टीपल पीपल सो दैट यू गेट मेनी पर्सपेक्टिव्स। बहुत बार क्या होता है ना, क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है कि सामने वाला जेन्युइनली आपको कुछ बताना चाह रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, और हम सोचते हैं कि नहीं उन्होंने तो हमें कमी निकाल दी, हमारी गलतियाँ निकालने में लगे रहते हैं। और एक होता है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सामने वाला परेशान ही करना चाहता है या चाहता है कि भैया इसको इरिटेट करे, तो दोनों को हैंडल करना आना चाहिए हमें, राइट? तो यहाँ पर मैं अक्षता जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि आपकी लाइफ भी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है और आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? आई वुड रियली वॉन्ट टू नो कि आपने कैसे हैंडल किया। बट उससे पहले अक्षता जी आपके जीवन की कुछ झलकियाँ देखते हैं। डॉक्टर अक्षता सिंह एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। आप 2020 से जयपुर के वेरियस सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने 9 साल के ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कई कॉलेजेस में भी सेवाएं दी हैं। आप टीम राजस्थान अनसंग स्टार अभियान के मेंटोर हैं।
जो ड्रॉप आउट गर्ल्स की बेटरमेंट और एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेटेडली काम करती है। अक्षता जी एक्टिवली यूथ को मेंटोरशिप, सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि उन्हें अपने करियर और रिलेशनशिप्स में सक्सेस मिले। आपके द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ट्राइबल कम्युनिटीज, पुअर एंड नीडी लोगों को फ्री सर्विसेज और वेलफेयर एड जैसे कि फूड, मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। अक्षता जी ब्रह्मा कुमारी से 2012 से जुड़े हुए हैं। आपको कई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डिग्रीज और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। क्रिटिसिज्म जैसे जो लाइफ स्टोरी मेरी रही है, उसमें यदि मैं अपने आलोचकों की बात करूं तो घर से ही वो स्टार्टिंग हो गई थी कि सबको ये लगता था, पहले मैं बहुत बीमार रहती थी और बहुत पतली भी थी, और फिर मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते थे। कभी जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कान का प्रॉब्लम है या मेरी आइज़ का प्रॉब्लम है। एक समय के बाद डॉक्टर्स ने भी ये कहा था कि जब ये एडल्ट हो जाएंगी तो उसके बाद कुछ एलर्जीज होती हैं, वो अपने आप सही हो जाएंगी। कभी स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाते थे, तो वही ये लगता था कि तुम तो बीमारियों की खान हो, तुम तो मतलब सारे टाइम दवाई लेती रहती हो, हॉस्पिटल का तुम्हारा खर्चा बहुत है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चलता था। लेकिन हाँ, मेरी मम जो थी, मेरी जो माँ थी, वो बहुत सपोर्टिव थी। वो इस चीज़ को समझती थी कि हाँ भाई, ये इश्यूज़ मेरी बेटी के साथ हैं, हो सकता है कि एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरी मम मुझे 2-3 चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी समझाती थी। उन्होंने ये कहा, पहली चीज़ उन्होंने ये बोला कि अपनी नीयत साफ़ रखो, नीयत में बरकत होती है। तो तुम्हारी नीयत इतनी तुम्हें अच्छी रखनी है कि मेरी नीयत ये है कि मेरी हेल्थ एकदम सही है और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये पॉजिटिव अपने साथ लेकर चलो। तो इस चीज़ के साथ मेरी जो जर्नी है वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने की शुरू हो गई थी अपने ऊपर कि ठीक है, अगर मेरी हेल्थ भी ख़राब है तो भी मुझे अपनी नीयत ये रखनी है कि नहीं, मैं सही हूँ और जो है वो सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो जाएंगी। धीरे धीरे फिर मैं मान लीजिए पढ़ाई बहुत कर रही हूँ या घर का कोई भी काम मैं कर रही हूँ, मेरी हेल्थ को लेकर, इन सारी इश्यूज़ को लेकर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एडल्ट होती गई, मेरे माँ का सपोर्ट मुझे मिलता रहा, तो चीज़ें इतनी लाइट हो गई लाइफ में। मुझे याद है कि मैं ग्रेजुएशन में थी जब मैंने पहली बार मैं स्टेज पर आई। एक स्टेज पर कोई प्रोग्राम हो रहा था और मेरी माँ बस थी वहाँ पर जो ये कह रही थी कि तुम कर लोगी, लेकिन लिटरली वो समय ऐसा था कि मैं स्टेज पर आई लेकिन मैं ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई, बस वापस हो गई कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे फिर ये कहा कि नहीं, अगली बार फिर कोई प्रोग्राम होगा ना, तुम्हें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। XYZ फैमिली का कोई पर्सन ये कह रहा था कि तुम तो ये नहीं कर पाओगी, अरे तुम्हारा तो ग्रेजुएशन, या चलो ठीक है तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगी। मुझे लगा कि क्यों नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे फादर ने और मेरी मदर ने बेसिकली जब इन चीज़ों के लिए मुझे बोला तो मैंने कहा कि ठीक है, अब तो मुझे करना ही है, अब ये वादा नहीं है मेरी, ये मेरे लिए चैलेंज हो गया, चुनौती हो गई। आपने अभी बोला ना कि क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैंने सोचा यहाँ पर लोग ये सोचने की बजाय ये सोचते अच्छा ऐसा कैसे बोल दिया, या तो गुस्सा करते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, या फिर एकदम लो हो जाते हैं, अच्छा हो सकता है मैं नहीं कर पाऊंगी, यू नो। तो वो दोनों इसमें चले जाते हैं। तो इसके साथ एक सवाल बनता है रितु जी आपके लिए। कई बार हम देखते हैं बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। इन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया कि ये फिल्टर करती है, जो काम की चीजें वो लेती है और उस पर काम करती है। कई बार हम अननेसेसरी चैलेंज भी ले लेते हैं, हो सकता है उतना अटेंशन उस पर नहीं देना चाहिए। बट इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्क पे लोग कितने डिस्टर्ब भी हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, वो कोई काम का नहीं होता। तो कैसे लोगों को हम जानते भी नहीं होते, जो जानते भी नहीं होते और हम इतना डिस्टर्ब होते हैं। मैंने देखा उनको, मतलब दे एक्चुअली हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो कैसे हमें उस चीज को हैंडल करना चाहिए, क्रिटिसिज्म को, मतलब हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू ट्रीट इट? जी देखिए, सबसे पहले तो जब क्रिटिसिज्म कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारे सेल्फ एस्टीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं सेल्फ एस्टीम एक बैलेंस्ड सेल्फ एस्टीम है तो मैं उस चीज़ को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख पाऊंगा कि वो जो लिखा है वो ठीक है, डू आई नीड टू चेंज एनीथिंग, मैं फिल्टर कर पाऊंगा जैसे सिस्टर ने कहा। लेकिन अगर मेरा इंफीरियोरिटी है, देयर इज सम काइंड ऑफ इंफीरियर फीलिंग, सेल्फ एस्टीम इतना हाई नहीं है, लो है, देन आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। नाउ द रियलिटी इज, जब हम स्वमान से सेल्फ एस्टीम से जब भी
दिस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम या दिस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, तो हम ईगो स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं. जब हम ईगो स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं, चांसेस ऑफ बीइंग वल्नरेबल एंड गेटिंग मोर डिस्टर्ब्ड इज मच हायर. सपोज मैंने डांस सीख लिया, बहुत मेहनत की, सीख लिया, उसके बाद भी किसी ने कमेंट कर दिया, तो हो सकता है डिस्टर्ब होने का जो लेवल है वो और हाई हो जाए, क्योंकि हमने तो इतनी एफर्ट की है. तो कोई भी ईगो स्टेट जो है वो हमें कंफर्टेबल किसी भी सिचुएशन में फील करने नहीं देगा. बिकॉज बाह्य तौर पर देखिए, जब कोई क्रिटिसाइज करता है या अप्रिशिएट करता है, राइट, इन दोनों ही सिचुएशन में ये समझना कि इट इज देयर पर्सपेक्टिव, इट इज देयर व्यू. ट्रू. अब अगर मुझे क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है, सबसे पहले तो मैं चेक करूं हाउ डू आई फील व्हेन पीपल अप्रिशिएट मी. अगर हम अप्रिसिएशन को बहुत हाई फीलिंग से ले लेते हैं, इक्वल चांसेस है कि हम क्रिटिसिज्म में लो फील करेंगे. बिकॉज हम अपनी सेल्फ एस्टीम को डिपेंड कर रहे हैं बाह्य व्हाटएवर इनपुट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जैसे अगर ओवरऑल मैंने अपने सेल्फ एस्टीम को उस तरह से बनाया है, जैसे एक छोटी सी प्रैक्टिस है, एक छोटी एक्सरसाइज है जो हम सभी अभी कर सकते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ ये कर सकते हैं. हम देखें अपने आप को जैसे हम ना स्टेयर केस पे खड़े हैं, और फिर एक एक स्टेप जो है 10, 9, 8 इस तरह से हम एक एक स्टेप नीचे जा रहे हैं ना. व्हाट वी आर डूइंग व्हाइल वी आर डूइंग दिस इज हम अपने अंदर जा रहे हैं, वी आर गोइंग विद इन आवरसेल्व्स. तो वी लुक एट आवरसेल्व्स, उन स्टेप्स को उतरते हुए महसूस करें कि हम बहुत डीप अपने अंदर जा रहे हैं. और जैसे हम देखें कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां सिर्फ मैं हूँ, और मैं जो बहुत ही अ वेरी रेडियंट काइंड ऑफ मी, द प्योर बीइंग दैट आई एम, द ओरिजिनल बीइंग विदाउट द जजमेंट्स ऑफ पीपल. और उस ओरिजिनल जो हमारी स्टेट है, जो प्योर बीइंग द वे आई एम ओरिजिनली, विदाउट ये सारे दाग जो लग जाते हैं ना क्रिटिसिज्म के, चाहे अपनों के हो या बाहर से, बट कहीं ना कहीं इट्स एक्सटर्नल, राइट, अल्टीमेटली इट्स एक्सटर्नल. तो हम क्या करते हैं, अपने मन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं दैट जहाँ मैं हूँ मैं अपने को उस तरह से देखूँ, ना कि उस नजरिए से देखूं जैसा वो मुझे देखते हैं. अभी क्या होता है, लव्ड वंस ने किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएटली हम अपने को उनकी नजर से देखना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं देख पाते हैं. सो लिटिल प्रैक्टिस लाइक दिस वेयर यू इमर्ज विद इन योरसेल्फ, यू इमर्ज दैट प्योर बीइंग दैट यू आर विदाउट एनी जजमेंट्स. ट्रू. सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही सारा दिन आप चर्न कर रहे हैं अंदर, जो किसी को दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं, और वहां से फिर आपके इमोशंस होते हैं. बट स्टिल आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस रितु बहन, हम इस पे बाद में आएंगे थोड़ी और क्लैरिटी के साथ. पर इससे पहले मैं मानसी जी से बात करना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ का वो चीज़ शेयर करें जहाँ आपको लगा कि मुझे क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि आप एक होम मेकर थी, आप घर चला रही थी, तो वो कहानी आप अपनी शेयर करिए. लेकिन मानसी जी, आपका जवाब जानने से पहले आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं. मानसी एक राइटर, एक एविड होम मेकर, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एनर्जी हीलर हैं. आपका मानना है कि घर का मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने से अलग नहीं है. अपनी पेरेंटिंग यात्रा के बारे में ज्ञान साझा करने के लिए आप विभिन्न स्कूलों में साउंड पेरेंटिंग पर सेशन आयोजित करते हैं, जहां आप नए पेरेंट्स को कल के जिम्मेदार स्वतंत्र नागरिक बनाने के लिए गाइड करते हैं. 7 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम अ होम मेकर पुस्तक के आप लेखक हैं, जिसमें आपका लक्ष्य रीडर्स को ह्यूमन वैल्यूज को प्राथमिकता देने वाले लीडर्स बनने के लिए प्रेरित करना है. आपने LWW ग्लोबल की सह स्थापना की है, जो लोगों में ग्रेटिट्यूड जगाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है. ये दुनिया भर में 6000 से अधिक महिला एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ता है. समाज सेवा मानसी के दिल के करीब है. आप यंग इंडियन के गौरवान्वित सदस्य हैं, और आपने मासूम कार्यक्रम के माध्यम से 1000 से अधिक बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है, जो उन्हें सेफ और अनसेफ टच के बारे में शिक्षित करता है. मानसी का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा ही उसके कर्मों और रिलेशनशिप्स को संचालित करती है. मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग टेक्निक से आप अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को निरंतर ऊपर उठाती हैं,
एक मैरिड वुमेन के लाइफ में क्रिटिसिज्म एवरी स्टेप पे होता है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो लोग बोलते हैं देखो बहू की सास से बनती नहीं होगी, तब जाके अकेली रह रही है। राइट। अगर आप सास ससुर के साथ रहते हो तो बोलते हैं देखो सुबह सुबह जल्दी काम को चली जाती है, बच्चों को सास ससुर के पास छोड़ दिया, सास ससुर को बस बच्चों का केयर टेकर्स बना के रख दिया है। तो क्रिटिसिज्म हर एक स्टेप पे आता ही रहता है, बट वो क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं वो आपके एटीट्यूड के ऊपर है। आप वो क्रिटिसिज्म को एक नेगेटिव फीडबैक की तरह लेते हैं या एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह लेते हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प करे। तो यहाँ पे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे 2 बेटे हैं, प्रमय और खंजन। जब भी ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी मैं अकेली मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी हैदराबाद में, और न्यू एज मॉडर्न पेरेंट थी, तो मेरे बेटे को हर वो फैसिलिटी देना चाहती थी जो मुझे बचपन में नहीं मिली थी, और कहीं ना कहीं उस चक्कर में कुछ गलत आदतें पड़ गई मेरे बेटे को। और उस बात के लिए मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि तुम अच्छी आदतें नहीं डाल रही हो बच्चों में, तुम्हारी परवरिश में कमी है, हमने भी बच्चे पाले हैं, तुम कोई नई नवेली माँ तो नहीं बनी हो, और हमारे पास तो फैसिलिटी भी नहीं थी उतनी जितनी आज तुम्हारे पास है। लेकिन तभी वो मेरे मदरली और पैम्परली इमोशंस ज़्यादा काम करते थे। मुझे हर वो चीज़ देनी थी मेरे बेटे को, और इस लेवल तक वो चले गया था कि मेरा बेटा 4 साल का हो गया था, वो अपने हाथ से खाना नहीं खाता था। खाना खाते वक्त गैजेट देखता था, गैजेट देखे बिना वो खाना शुरू ही नहीं करता था। मुझे अपने हाथ से उसे ऐसे खिलाना पड़ता था। ये तो प्रॉब्लम घर घर की है आजकल। सो उस लेवल पे चले गया था। लेकिन फिर भी बेटा था मेरा, मैं बहुत क्लोज थी, वो मेरे साथ बहुत अटैच था, मेरी हर बात मानता था। जैसे खाना खत्म होता था वो गैजेट रख भी देता था। ओके। तो मैं उस बात से अपने आप को कन्विंस करती थी कि चलो उसका स्क्रीन टाइम तो ज्यादा नहीं है ना, मैं वो कंट्रोल कर रही हूँ। बट जैसे हमें मालूम है कि खाना खाते वक्त गैजेट या कुछ भी देखना तो वो एक डिफरेंट इमोशंस पैदा करता है आपके अंदर, वो सही नहीं है। खाना खाते वक्त आपका ध्यान सिर्फ खाने में होना चाहिए। अभी जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो मुझे ख्याल आया कि अगर पहला बेटा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा बेटा बेटी जो भी है वो यही चीज दोहराना चाहेगा। अभी दोनों के बीच में स्क्रीन टाइम को लेकर अगर झगड़ा हो गया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, ये ख्याल आया। तो सडनली मुझे जो क्रिटिसिज्म्स किए जाते थे मेरी परवरिश के ऊपर, मैंने ज़्यादा गौर करना शुरू किया उस पर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो मेरे और मेरे बेटे की भलाई के लिए ही है। मैं क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है उस माइंडसेट से, क्रिटिसिज्म वो लोग क्यों कर रहे हैं उस माइंडसेट पे आई। तब मुझे लगा कि सारी क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है। और धीरे धीरे जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो वो क्रिटिसिज्म पे मैंने काम करना शुरू किया, और बेटे का जो स्क्रीन टाइम था उसको मैंने कन्वर्ट और रिप्लेस किया मदरली टाइम के साथ। धीरे धीरे बेटे को वो गैजेट से बाहर लेकर आई और अपने हाथ से खाना शुरू कर दिया। इस बात का सीधा असर मेरे दूसरे बेटे पर पड़ा। जब भी वो खुद से खाने की एज में आने लगा, मुझे उसे सिखाना ही नहीं पड़ा कि बेटा टीवी या कुछ नहीं देखते। उसका बड़ा भाई आके बोलता है बेटा खाते वक्त टीवी नहीं देखते, बंद कर दो अभी। हर एक स्टेप पे अगर आप बातें करते हैं उनसे, कम्युनिकेशन लेवल बनाते हैं कि बेटा आप जो बोल रहे हो कि अभी मम्मी का टाइम कम हो जाएगा, लेकिन आप बड़े हो रहे हो, आपको अभी मम्मी का ज्यादा टाइम चाहिए ही नहीं, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो। तो वो एक कम्युनिकेशन अगर आप बनाए रखते हैं जो क्रिटिसिज्म कर रहा है आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट को भी वो लेवल पे लाके रखता है कि नेक्स्ट टाइम वो क्रिटिसाइज करने से पहले सोचे कि क्या सिर्फ बोलने के लिए मुझे बोलना है। सो यस, काफी सारे क्रिटिसिज्म तभी भी आए थे, बट कम्युनिकेशन इज अ गुड वे। उनको राइट वे में लिया। Yes. मुझे इनफैक्ट अभी थोड़ा सा लेवल 2 पे जाते हैं, लेवल 3 पे जाते हैं कि क्रिटिसिज्म के अलग अलग लेवल्स हैं। तो मुझे कुछ एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले बताएं
फिर आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। जैसे अक्सर आपने भी महसूस किया होगा सतनाम, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में कई बार हम ऐसे माहौल में रहना पड़ता है या काम करना पड़ता है जहाँ कॉन्स्टेंटली कोई नैग कर रहा हो, कॉन्स्टेंटली कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहा हो। आपको रियलाइज कर लिया, आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज ले लिया। जैसे मुझे याद आ रहा है, मैंने बात कर रहा था, बोला यार पूरे दिन मैं योग और ध्यान करते रहूंगा इनको हैंडल करने के लिए। ये जवाब मिला ना, कितने दिन, पूरा दिन ये चल रहा है, पूरे दिन मैं ध्यान में बैठा रहूंगा, काम कब करूंगा, पूरे दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहूंगा मैंने। एंड कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है और वो लोग भी आपके लिए जरूरी है, तो उस सिचुएशन में आपको वहां से निकल जाना चाहिए। हमारी ऋतु जी जैसे बनना चाहिए, फिर आना चाहिए ताकि उस चीज को, माहौल को आप बदल पाओ, क्योंकि अभी तो आप उस लेवल पे हो नहीं। तो हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि ऐसी सिचुएशन अगर आप लोगों ने देखी है, एब्सोल्युटली सेवियर, आपने कभी हैंडल कर ली, लेकिन है बहुत सारे केसेस है जहाँ नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? बिल्कुल राजी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि वो सेकंड लेवल की आप बात कर रहे थे, आलोचना के थर्ड लेवल की बात कर रहे थे। जैसे मैं सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं कोई विद्यार्थी है लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो पा रही है, या हमें लग रहा है कि इस बच्चे को थोड़ा पुश करना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि ये आंसर ना आप ऐसे बेटर लिखो तो आपका रैंक इंप्रूव होगा, या बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे इस तरीके से फॉर्म करो, इसमें करंट अफेयर्स की ये चीजें डालो, ये सारी चीजें। तो कई बार क्या होता है कि जैसे विद्यार्थी को ये लगता है कि सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई, सबके सामने मेरी आलोचना कर दी गई है, और मेरी महिला मित्र भी हैं वहाँ पर, और मेरे पुरुष मित्र भी हैं, सब लोग हैं। मुझे लगता है कि अब मैडम ने ये जो मेरे को आलोचना की है उसको लेकर मुझे कुछ ना कुछ मैडम के साथ, या जो हमारे शिक्षक हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तो मुझे इनकी बुराई निकालनी चाहिए, या इनके लिए जो है वो रिएक्शन देने चाहिए। तो कई बार वो आपके लिए फीडबैक लिखेंगे कि ये तो बहुत डांटती हैं कक्षा में, ये तो अच्छा नहीं पढ़ाती हैं हमें। मुझे ये चीज समझ में आ गई कि विद्यार्थी की ये समस्या है, उस विद्यार्थी के साथ हमारा जो संवाद है वो मुझे प्रॉपर करने की आवश्यकता है। तो मैंने यदि उसको एक बार या दो बार उसको किसी जगह पर गलत कह दिया होगा, तो मैं उसे 5 या 6 बार कोशिश ये करती हूँ कि उसको पॉजिटिव वे में चीजें बताऊं और उसके सामने रखूं। तो ये हम सब कर सकते हैं कि जब हमें लगे कि किसी व्यक्ति की हमने आलोचना कर दी और उसने उस आलोचना को बहुत ज्यादा गलत तरीके से ले लिया, आपने जब किया बिल्कुल वो जो एक्सट्रीम लेवल, हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल बंद हुई कि वो जो एक्सट्रीम लेवल पे आलोचना पहुंच गई थी, जो फीडबैक रेगुलरली डायरेक्टर के पास जा रहे थे, इट हैज बीन चेंज्ड। बच्चे अब वो फोन पर अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस भेजते हैं, आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स भेजते हैं। और अभी जब वो इंटरव्यू की प्रोसेस, जो कि एंड प्रोसेस होती है, उसमें वो कहते हैं कि अच्छा मैम ये बताइए कि और अपनी पर्सनालिटी में किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। लिटरली ये मेरा एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि उस आलोचना से जैसे ही आप प्रशंसा पर आए, तो बच्चों का जो स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी का जो जीवन है वो इतना सहज सरल, और उसका व्यवहार आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये क्रिटिसिज्म जो है ये हमारे इमोशंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। कभी कभी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आते हैं, हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बार नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऐसे आते हैं जो अफवाहें हैं, सच नहीं है, झूठ है। तो ऐसी सिचुएशंस में, जैसे कि ऋतु बहन ने कहा कि अगर आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा तो आप उसे पॉजिटिवली ले सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, हाउ टू हैंडल योर क्रिटिसिज्म, इससे रिलेटेड हमारे कुछ एक्सपर्ट्स व्यूज हैं, आइए उन्हें देखते हैं। जब मैं अपने करियर की ओर मतलब आगे कदम बढ़ा रही थी, तो मेरे मन में था कि मुझे एक न्यूज़ एंकर बनना है, एक सपना लिए मैं चल रही थी। लेकिन अभी तक पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बट सडनली मेरी मम्मा, जिन्होंने मुझे वाकई बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उस वक्त जब मैं अपनी मंजिल की जो पहली सीढ़ी पर थी, उस वक्त मेरी मॉम मेरे साथ बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, पहले तुम ये पढ़ाई नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम उसके ज़रिए अपने जो न्यूज़ एंकरिंग का सपना देख रहे हो उसमें पूरी तरह से जूझ जाओगी या उसमें पूरी तरह से चली जाओगी। तो वो मेरा फ़ाइट चल रहा था, घर में ही फ़ाइट चल रहा था। बाहर समाज में क्या जाना, अपने घर में ही एक मेरी लड़ाई थी कि जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दिया जाए। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा।
मैंने किसी तरह से जर्नलिज्म बैकग्राउंड अपनाया, स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर रही थी और साथ साथ मैंने दूरदर्शन में अपना एक ऑडिशन दिया। दूरदर्शन का वो ऑडिशन मुझे आज भी याद है कि बहुत 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 ज़्यादा मना करने के बाद मैं किसी तरह मम्मा को मनाया कि मुझे एक बार ऑडिशन देने दिया जाए। ये बात होगी आज से 2004 की बात, 2003-04 में मैंने जर्नलिज्म बैकग्राउंड अपनाया था एंड उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि नहीं इस लाइन में लड़कियों को नहीं जाना, समथिंग लाइक। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कितने सारे कैंडिडेट में से जालंधर दूरदर्शन के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया। ऑल्दो वहाँ पर हिंदी न्यूज़ शुरू नहीं हुई, पंजाबी शुरू हुई, फिर मैंने पंजाबी में काम किया और जब मेरी पहली न्यूज़ टीवी पर आई तब मेरी मॉम ही थे जिन्होंने सबको इत्तला किया, सबको इन्फॉर्म किया, यानी सारे रिलेटिव्स को कॉल करके खुद बता रहे थे कि देखो निधि टीवी पे आ रही है, देखो फोन ये टीवी लगाओ, ये चैनल लगाओ, यहाँ पर निधि दिखाई दे रही है, वो न्यूज़ पढ़ रही है। जब भी एक सक्सेस की सीढ़ी आगे बढ़ती थी, हर बार पीछे से कोई भी, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके आसपास का जो समाज है, यानी कि आपके आस पड़ोस वाले, कोई भी, ऑल्दो वो सब हमें जानते हैं, हम बचपन हमारा वहाँ से गुजरा होता है, हम बड़े वहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभी कानों में पड़े तो बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है कि उन लोगों ने ऐसी बातें कही। तो मेरा एक फंडा है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो तो आप सही दिखोगे, आज नहीं तो कल दिखोगे। जो बातें बनाने वाले हैं ना वो पीछे रह जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हाथी चलते रहते हैं और आगे कहने की ज़रूरत नहीं। तो इस बात को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं आगे बढ़ती रही और मेरे फादर ने मुझे एक और बात कही कि समंदर की लहरें आती हैं, बहुत तेज़ आती हैं, तो आपको उन समंदर की लहरों के साथ लिपट कर जाने की ज़रूरत नहीं, दम रखो, खड़े रहो, कोई हिला नहीं पाएगा, चट्टान बन जाओ उस वक्त कि कोई आपको लेकर ना जा पाए। क्योंकि हम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं समटाइम, लेकिन कभी कभी अंदर से बहुत टूटे होते हैं। मैंने उस टूटे हुए जो अंदर मेरे जज्बात थे उनको मैंने स्ट्रांगली उसको बिल्डअप किया है और मुझे नहीं लगता कि अब दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे तोड़ सकती है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ और इस शरीर की सारी चीज़ों को छोड़कर मैं आत्मा की, बुद्धि की, अपने मन की उन सारी बातों को यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं उसे स्ट्रांगली और बहुत पॉजिटिविटी के साथ प्रेजेंट भी करती हूँ। तभी सिस्टर ने जो इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि जिसे बोलते हैं, उसकी बात कही, तो इंटरनेशनल ऑथर हैं डैनियल गोलमैन, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें कब, कहाँ, कितना, क्यों झुकना है, किस चीज को कितना फील करना है, वो आना चाहिए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, यही संवेगात्मक बुद्धि है। क्योंकि इमोशनलेस तो हम हो नहीं सकते, इमोशन तो हमारे अंदर रहेंगे ही, लेकिन उसको एडजस्ट, जैसे सिस्टर ने बताया कि उसको एडजस्ट कैसे करना है, वो बहुत ज्यादा जैसे आपने लेवल्स की बात की, सेकंड थर्ड लेवल्स, एवरी टाइम द क्वेश्चन वुड बी करते क्या हो, HR वाले रंगोली बनाने के अलावा करते क्या। So when I was at very lower level, when I was starting my career, sometimes I used to ask myself, मैंने ये choose क्यों किया? I'm engineer basically, but then I still chose to go to HR and I used to question myself. But now I understand, जैसे हम बात करें emotional intelligence की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो नहीं होगा कि हर एम्प्लॉय को जाके आप बताओगे कि आप क्या क्या करते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पर आपको अगर लगता है कि आप अपने काम को 100% दे रहे हो, यू विल डेफिनेटली स्पीक टू योर बॉस एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट रखता क्यों है HR को, अगर HR की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो एवरीडे क्रिटिसिज्म आता है उसके लिए यस डेफिनेटली थिक स्किन होनी बहुत ज़रूरी है और अपने काम पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने ही काम पे भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी लोग तो कुछ भी बोलते ही रहेंगे। एक वो कॉन्फिडेंस वाली अथॉरिटी होना जरूरी कुल है। मिला के वही बात आती है कि इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, तब चीजें अफेक्ट करती है। और अपना कॉन्फिडेंस, अपनी चीजों को, अपने बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, नॉर्मली जब भी लोग क्रिटिसाइज करते, अभी रिसेंटली एग्जांपल हुआ था मेरे बेटे के साथ स्कूल में, वो 5वीं कक्षा में है और हाइट में सबसे छोटा है, उसका वेट कम है, तो किसी ने उसे बोल दिया स्कूल में कि तुम्हारी तो कितनी छोटी हाइट है, तुम बास्केटबॉल या वॉलीबॉल ये स्पोर्ट कभी खेल ही नहीं पाओगे। तो घर आके बोलने लगा कि मम्मी आज मुझे किसी ने स्कूल में ऐसे बोल दिया। मैंने बोला ठीक है बेटा, तुम बैडमिंटन कितना अच्छा खेलते हो, चेस कितना अच्छा खेलते हो, तुम जो कर रहे हो उसमें माहिर बनो। किसी और ने बता दिया जो तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है,
तो उसमें क्यों जाना चाहते हो? सिर्फ उसे प्रूव करने के लिए? सामने वाला शायद आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, शायद उसमें कुछ कमी होगी, इसीलिए वो आप में कमी निकाल रहा है। तो आपको उसके बारे में ना सोचते हुए आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करना है, आप उसके बारे में सोचिए। तो उस दिन से उसे समझ में आ गया। और फिर वो कोई भी स्कूल में बोलता था तो घर आके सिर्फ बोलता था, मम्मा आज उसने ऐसे बोला, लेकिन मुझे ये करना है ना, तो उसकी बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी। तो मुझे लगा कि ये बात यहाँ पे शेयर करनी जरूरी है कि जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो हर उस क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं, मे बी उनका क्या मेंटल स्टेट है, हमें नहीं मालूम है। तो उसके बारे में ज्यादा सोचना, तो फिर आप अपने बारे में कब सोचेंगे? वही ना, अगर इमोशनल हमारा इंटेलिजेंस बढ़ जाता है तो हमें पता है उसके बारे में कितना सोचना है और निग्लेक्ट कितना करना है। लेकिन एक यहाँ जानना चाहूंगा, एक और चीज आती है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशंट। क्या स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ाने से हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है? जी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज सिंह भाई जो आपने पूछा है। देखिए, इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन, राइट? सो जो हम सोचते हैं, द थॉट एनर्जी दैट वी क्रिएट, जो भी थॉट हमने क्रिएट किया, हम फीलिंग, जैसे एक थॉट हमने क्रिएट किया, आई एम गुड इनफ, फीलिंग कैसी आई? कंफर्टेबल। सो थॉट एंड फीलिंग, और वो बनता है हमारा एनर्जी इन मोशन। लेकिन ये जो थॉट एंड फीलिंग है, ये हो गया हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन उस इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आधार अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो स्पिरिचुअल क्वोशंट है, क्योंकि जितना मेरा थॉट एनर्जी राइट है, इमोशंस जो है वो राइट वे में ही क्रिएट होंगे। सो व्हाट आई नीड टू वर्क इज, हाउ डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, हाउ डू आई फील अबाउट माई सेल्फ। थॉट अच्छा, फीलिंग अच्छी, एंड ऑब्वियसली जो इमोशंस जनरेट होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, राइट? सो अ लिटिल वर्क दैट वी नीड टू डू इज चेक आवर थॉट, आवर थॉट क्या सोच रहे हैं। अभी बैठ के हम 1 मिनट देखें, हम अपने से हाउ डू वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। मैं अपने बॉडी को लेकर, अपने कार्य को लेकर कैसे सोचती हूँ? डज इट मेक मी फील कंफर्टेबल? दैट्स अ पैरामीटर। अगर मेरा इफ आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, विच मीन्स द फीलिंग, द इमोशनल पार्ट ऑफ इट, if it's comfortable, it only means my spiritual quotient is high, I'm thinking in a right direction. करेक्ट। तो बेसिकली यही हुआ कि हर रोज जांचें अपने आप को, अगर कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर जांचें कि कहीं ना कहीं मैं अफेक्ट हो रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना छोड़ दिया है। सिंपल सी बात है ना, लॉजिकल सी बात है। बोट भी देखेंगे बोट जो नाव होती है वो पानी में तब नहीं डूबती है जब पानी बहुत आसपास गहरा होता है या पानी बहुत तेज होता है। नाव तभी ही डूबती है जब वो पानी अंदर आना शुरू होता है। तो बाहर चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हो, टिल द टाइम आई डोंट अलाउ दैट क्रिटिसिज्म टू गो विद इन मी, उसको होल्ड करके ऐसा बोल दिया, मुझे बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल तो वो किया एंड गया, पानी जो हमारे मन की स्थिति की बोट है गई। बिल्कुल आइंस्टाइन ने कहा है ये साइंटिफिकली, जो मैंने शेयर किया था पहले, कि अगर फिश ये सोच ले कि आई कैनॉट क्लाइंब दैट ट्री बिकॉज लोग सब बोल रहे हैं, अरे फिश ट्री क्लाइंब कर सकती है क्या? जब तक वो नहीं सोचे तब तक शी हैज नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन जिस दिन वो सोच ले कि काश मैं क्लाइंब कर पाऊं, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इनकी लोग क्यों सुन उनकी बात, तब प्रॉब्लम आती है। तो वर्तमान युग में सोशल मीडिया का जमाना है और सब लोग, लगभग सब लोग अभी सोशल मीडिया पर हैं, सब कुछ है। आप देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मीम्स, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स, बट स्टिल दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। तो क्रिटिसिज्म तो मुझे लगता है खुद के पार्ट ऑफ लाइफ है, बहुत पॉजिटिव है। जैसे अभी उन्होंने कहा समटाइम्स क्रिटिसिज्म कुड बी, उस समय में नहीं लगे, उस समय लगे यार मैंने गलत किया, क्रिटिसिज्म को क्यों झेला, ये क्यों किया, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम उसको, स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं आप आगे जाके देखोगे कि ऑल द डॉट्स आर कनेक्टिंग फॉर योर बेटरमेंट। इनफैक्ट मुझे इससे एक कहानी जो मैंने बहुत पहले सुनी थी वो याद आ रही है कि 2 बच्चे जा रहे होते हैं और एक बच्चा कुएं में गिर जाता है, तो दूसरा 10 साल का बच्चा होता है, वो फिर उसको कुएं में तुरंत कूदता है और उसको बचा लेता है।
और फिर वो गांव में जाके बोलता है, सबको बताता है कि मैंने इसको बचाया, तो कोई बिलीव ही नहीं करता है। वो बोलते हैं ऐसे ही है ये लोग, ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे और बता रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे एक इंसिडेंस किसी ने देखा होता है और वो बताता है कि नहीं, इस बच्चे ने वाकई में इसको बचाया, और ये इसलिए बचा पाया क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं इसको ये कहने वाला कि तू ये नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये ऐसी कहावत है। और अगर हम लोगों की सुनते रहेंगे तो हम अपने मन को नहीं समझ पाएंगे, हम खुद को नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जैसे बहुत वंडरफुल सॉल्यूशन एक निकल कर आया है कि एंड ऑफ द डे हमको खुद को कॉन्फिडेंस अगर फील करना है तो पहले खुद को समझना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं कहने दो, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में बहुत जरूरी है। जैसे रितु जी ने कहा कि नाव तब डूबती है जब उसमें हम छेद अलाउ करते हैं। अगर छेद को अलाउ नहीं किया तो नाव चलती रहेगी, लोग तूफान आता रहेगा, फिर भी नाव चलती रहेगी एंड यू कैन गो टू द कोर ऑफ द स्टॉर्म। इसी के साथ हम कहना चाहेंगे आप अपना ध्यान रखें, डेंटल हाइजीन रखें, फिजिकल हाइजीन रखें, लेकिन सबसे जरूरी है मेंटल हाइजीन, उसे जरूर रखें। और वो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा के रख सकते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ा के रख सकते हैं, और मुस्कान को देखकर भी रख सकते हैं। एब्सोल्युटली, मुस्कान ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगी। नहीं, अगर हम अपना मेंटल हाइजीन बढ़ा देंगे तो मुस्कुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुस्कुराहट अपने आप आएगी। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। नमस्ते। के डर से, तूफान के भय से, कश्तियां मोड़ दूं क्या? खारा है समंदर, आगोश है अंदर, तूफान से लड़ना छोड़ दूं क्या? पैर लगा बैठा है ज़माना, ज़माना, ज़माने के डर से, चुनौतियों के भय से, उड़ना छोड़ दूं क्या? तू खुद चल पड़ा तो, तू खुद चल पड़ा तो, कारवां जुड़ता जाएगा। विघ्नों से न डरा तो, विघ्नों से न डरा तो, ईश्वर साथ निभाएगा। जितने भी थे मेरे निकले मतलबी, चोट लगी इतनी गहरी दिल टूट गया। आंखों में बसे नहीं जो दिल के थे करीब, प्यार का वो बंधन अब छूट गया। रुक जाएगा कहीं पर ये सांसों का सिलसिला, अपनों से ही रिश्ता तोड़ दूं क्या? रोक के डर से, तूफान के वजह से, कश्तियां मोड़ दूं क्या? पहरे लगा बैठा है ज़माना, ज़माना, ज़माने के डर से, चुनौतियों के भय से, उड़ना छोड़ दूं क्या? तू खुद चल पड़ा तो, तू खुद चल पड़ा तो, कारवां जुड़ता जाएगा। विघ्नों से ना डरा तो, विघ्नों से ना डरा तो, ईश्वर साथ निभाएगा।